नमस्कार, आदाब, भारत माता की जय। मैं केएम सिंह इस दरोगा जंक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो है आपकी कक्षा हिंदी की है। हिंदी की क्लास जो है वर्णमाला आपकी चल रही है। वर्णमाला में हमारा ये आज का दूसरा लेक्चर होगा। पहला लेक्चर जो है हो चुका है, तो अभी वर्णमाला में हम ये सुबह वाली क्लास में आपका सुबह क्या आपका जो है 1 बजे से ये क्लास रहती है। तो इसमें आपको हिंदी का बेसिक से स्टार्ट किया गया है, यानी कि थ्योरी को स्टार्ट की गई है, जिसमें वर्णमाला चल रहा है और आज का क्लास हमारा दूसरा है। और शाम को 4 बजे हमारा हिंदी का वर्णमाला में एमसीक्यू पूरा ख़त्म हो गया है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्णमाला में किस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाता है, क्योंकि हर प्रकार का क्वेश्चन लिया गया है और वहाँ से आपको अंदाज़ा एक मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हमारा हमसे क्वेश्चन बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। जिन बच्चों का अगर बेसिक से तैयारी करना है, जो बच्चा चाहता है कि हम हिंदी बेसिक से पढ़ें, पूरा थ्योरी पढ़ें, तो वहाँ उसके लिए आपको ये वाला क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ से आपकी बेसिक हिंदी की क्लास चल रही है। तो देखिए यहाँ आगे हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ आगे हम लोग थे व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, क्या था आगे हम लोगों का ये था कि व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर व वर्णों का वर्गीकरण। यहाँ पे आप लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर व वर्णों की कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर जो है इसे 2 भागों में हम बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक होता है मूल स्वर। क्या होता है? मूल स्वर। और दूसरा क्या होता है? संधि स्वर। ठीक है, संधि स्वर। ठीक है, ये 2 प्रकार को हम लोग क्या करते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांट लेते हैं। एक होता है मूल स्वर और दूसरा क्या होता है? संधि स्वर। ये जो है आपको जब भी हमारी क्लास चले उस समय आपको बोलते बोलते ये चीज़ याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूल स्वर क्या होता है, इसका अगर परिभाषा देखा जाए कि मूल स्वर आखिर होता क्या है, तो देखिए मूल स्वर जिन स्वरों का निर्माण किसी अन्य स्वर, ठीक है, अन्य स्वर से मिलकर नहीं होता है, मूल स्वर कहलाता है। क्या है? मूल स्वर कहलाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मूल स्वर कौन कौन से मूल स्वर होते हैं। उदाहरण अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, उदाहरण देखा जाए तो मूल स्वर में कौन कौन सा आता है। देखिए मूल स्वर आपका अ होता है, ई होती है, ऊ होता है और री होता है। ठीक है, यही 4 आपके क्या है? मूल स्वर होते हैं। आपसे क्वेश्चन में दे देगा मूल स्वर में, इसमें से कोई एक मूल स्वर दे देगा, बाकी जो है अन्य वर्णों को रख देता है और आपसे पूछ लेगा कि इसमें से मूल स्वर क्या है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि मूल स्वर होता क्या है। तो मूल स्वर यही 4 होता है, आपको याद होना चाहिए। अ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। यही आपका क्या होता है? मूल स्वर कहलाता है। ठीक है, अब आगे अगर देखा जाए संधि स्वर क्या होती है। दूसरा क्या है? संधि स्वर। संधि स्वर यानी कि जिन वर्णों का निर्माण स्वर की सहायता से होता है, जिन स्वरों का निर्माण स्वर और स्वर की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। संधि स्वर कितने प्रकार की होती है?
दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक होता है दीर्घ, एक क्या होता है दीर्घ, और दूसरा क्या होता है संयुक्त। एक होता है दीर्घ स्वर, दूसरा क्या होता है संयुक्त स्वर। इसमें अगर देखें आपकी दीर्घ स्वर क्या होती है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि दीर्घ स्वर क्या होता है। ठीक है, यानी कि एक मूल स्वर, ठीक है, एक मूल स्वर में एक मूल स्वर में एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के योग से, ठीक है, के योग से बनने वाला स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है, ठीक है। जैसे ये दीर्घ स्वर कितने होती हैं? ये 4 होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ये आना चाहिए आपको कि दीर्घ स्वर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जैसे देखिए यहाँ आ ले लीजिए, यानी कि एक ही मूल स्वर से बना है। अ प्लस अ क्या है? एक ही मूल स्वर है, एक ही जाति की है, दोनों क्या है? एक ही जाति के हैं, सजाती है। जैसे ऐ आ गई, ऐ में भी क्या है? ई प्लस ई, एक ही जाति के हैं, यानी कि ये भी सजाती है। फिर ऊ ले लीजिए, औ, औ किससे बनता है? ऊ प्लस ऊ से क्या बनता है? ऊ बनता है। फिर री प्लस री से क्या बनेगा? री ही बनेगा। तो ये क्या है? आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। और दीर्घ स्वर में एक ही मूल स्वर के योग से बनता है, यानी सजातीय होते हैं से क्या आपका होता है? यही आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा, इसमें से कोई भी दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से दीर्घ स्वर कौन है। जैसे दे देगा आ है, ऐ है, ऊ है, उसमें से एक दे के बाकी जो है मूल स्वर डाल देगा। इसमें से पूछ लेगा कि इसमें से दीर्घ स्वर क्या है, ऐसे पूछ लेता है। जैसे अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर यानी जिन वर्णों का निर्माण जो है, जिन वर्णों का निर्माण, जिन वर्णों का निर्माण दो भिन्न, क्या? दो भिन्न स्वरों के योग से होता है, के योग से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर का अगर उदाहरण देखा जाए, अगर आप देखेंगे उदाहरण इसका देखेंगे तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे क्या बन जाता है बताइए आप लोग, थोड़ा आंसर दीजिए। ए होता है, ये क्या है? ए आपसे पूछ लेगा क्या है, तो एक संयुक्त स्वर है। इसका निर्माण क्या होता है? ये विजातीय होता है, अ प्लस ई से बनता है। अ प्लस ई से क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है, जैसे क्या है? ओ है, ओ है, तो अ प्लस ऊ से क्या बन गया? ओ बन गया। ठीक है, जैसे आय है, आय, आय कैसे बनेगा? अ प्लस ए से क्या? आय बन गया। जैसे औ है, औ, औ आ गया, औ कैसे बनेगा? अ प्लस ओ से क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक संयुक्त स्वर कहलाएगा। संयुक्त में क्या होता है? दोनों विजाती होते हैं, यानी कि अ प्लस ई का निर्माण से ए बना है, अ प्लस ऊ से ओ बना है, और अ प्लस ए से आय बना है, और अ प्लस ओ से क्या बना है? औ बना है। ये क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है, एक आपसे पूछेगा इसमें कि संध्याक्षर क्या होता है? संध्याक्षर, तो आप क्या बताएंगे? संध्याक्षर जो इसमें कहलाता है, इसी को बोला जाता है संध्याक्षर स्वर। क्या अभी क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आया नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि संध्याक्षर स्वर किसे कहते हैं। तो आपको आना चाहिए कि ये अय जो है संध्याक्षर स्वर कहलाता है। अय क्या है? संध्याक्षर स्वर कहलाता है। और औ क्या है? यही संध्याक्षर स्वर कहलाता है। ये दो प्रकार के संध्याक्षर स्वर होते हैं, यानी कि ये और ये क्या कहलाते हैं?
संध्याक्षर स्वर कहलाते हैं। ठीक है, संध्याक्षर स्वर कहलाते हैं। अय और औ ये दोनों संध्याक्षर स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आइए, आगे अब चला जाए वर्ण पे। क्या कहाँ चला जाए? वर्ण पे चला जाए, वर्ण देखा जाए। वर्ण पे आइए, वर्ण। वर्ण क्या होता है? यानी कि जिन मूल ध्वनियों के जिन मूल ध्वनियों ठीक है, जिन मूल ध्वनियों के लिखित रूप में स्वर का सहयोग नहीं होता है। यानी क्या होता है? वर्ण वो कहलाते हैं जो स्वर रहित होते हैं, उसमें स्वर नहीं होता है। ठीक है, सहयोग नहीं होता है, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जिन मूल ध्वनियों के लिखित रूप में स्वर का सहयोग नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे अगर वर्ण को लिखा जाए, अगर वर्ण की बात किया जाए, यहाँ वर्ण है, वर्ण को हम लिखें, पहले क वर्ग देखें, क ऐसे रहता है, ख हलंत लगा रहता है, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ और इया। ठीक है, ट की बात किया जाए, ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक है, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, अगर स की बात इसमें किया जाए, बड़ा स, मूर्धा स, छोटा स और ह। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जिस पे हलंत लगा है, क्या है? हलंत लगा है, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। यानी ये स्वर रहित होते हैं, इसमें स्वर नहीं होता है। जिसमें स्वर रहित होता है क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ये समझ में आया? यानी ये एक तरीके से इसका अगर सूत्र देखा जाए तो व्यंजन व्यंजन माइनस स्वर क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन क्या कर ले जाएंगे? अगर ये चीज़ आपको आता है तो कोई भी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आगे बढ़ा जाए तो क्या अगला अगर लेते हैं अक्षर, क्या लेते हैं? अक्षर ले लीजिए। अक्षर क्या होता है? जिन मूल ध्वनियों के लिखित रूप में, जिन मूल ध्वनियों के लिखित रूप में क्या स्वर का सहयोग होता है, स्वर का सहयोग होता है उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर कहलाता है। उसे नहीं, वह कर लीजिए। यहाँ वह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? वह अक्षर कहलाता है। ठीक है, अगर उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण में क्या ले सकते हैं? उदाहरण में
अब क्या क्या ले सकते हैं? जैसे अक्षर क्या है? क है, ख है, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, फिर क्या है? ट, ठ, ड, अ। ठीक है, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध और न। फिर प वर्ग में आ जाएंगे, प, फ, ब। ठीक है, भ और म। ठीक है, अगर इस प्रकार से क्या हो गया आपका अक्षर कहलाता है, जिसमें हलंत नहीं लगा रहा था, जिसमें हलंत नहीं लगा रहा था। यानी कि अगर कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। यानी व्यंजन में अगर स्वर की सहायता है तो उसी को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। यानी व्यंजन में अगर स्वर लगा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? अक्षर कहेंगे। समझ पा रहे हैं बातों को? हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमको उम्मीद में है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर देखा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर, अगर देखा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर, पत्ती के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का सही क्रम, स्वरों का सही क्रम बता सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का सही क्रम क्या है? उम्मीद है आप बताएंगे, आंसर देंगे। कमेंट में बताइए, इसको आप कमेंट में बताते रहिए। सबसे यानी कह रहा है कि सबसे पहले आया का अ आया, ई आई, फिर उ आया और री आया, यानी कि मूल स्वर आया। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का सही क्रम यानी अ, ई, उ और री, ये क्या है? एक मूल स्वर है। जे आया, फिर क्या आया? फिर आ आया, फिर क्या आया? ऐ आई, ऐ के बाद ए आया, और ए के बाद ऐ नहीं आया। ए के बाद क्या आया? ओ आया। क्या आया? ओ आया। और ओ के बाद क्या आया? ऐ आया। ऐ के बाद क्या आया? औ आया। अगर आपसे क्रम पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले? क्रम पूछ ले कि व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का सही क्रम बता दीजिए हमें। आपसे कहे कि व्युत्पत्ति के आधार पर हमें क्या बता दीजिए? हमें बता दीजिए कि स्वर का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम इसी प्रकार से है। इसका क्रम क्या है? इसी प्रकार से है। ठीक है, इतना हो गया। अगर आपसे कहे कि व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, थोड़ा सा पेन में चेंज कर लेता हूं। आपसे कहे कि व्युत्पत्ति के आधार पर, ती के आधार पर किसका? वर्णों का वर्गीकरण किया जाए। किसका? व्यंजन वर्णों का, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, ये आपसे पूछ ले, ये कहे कि व्युत्पत्ति के आधार पर व्यंजन वर्णों को वर्गीकरण कीजिए, तो ये दो प्रकार का होता है। व्यंजन वर्ण को अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं तो ये दो प्रकार से बांटते हैं। पहला क्या होता है बताइए? पहला होता है बदाक्षर, और दूसरा क्या होता है? मुक्ताक्षर। ठीक है, अगर व्यंजन वर्णों को हम व्युत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे तो पहला क्या होता है? बदाक्षर व्यंजन, दूसरा क्या होता है? मुक्ताक्षर व्यंजन। व्यंजन लिख लीजिए, व्यंजन। ठीक है, इस प्रकार से हम बांट लेते हैं। ठीक है, पहला अगर देखा जाए बदाक्षर व्यंजन, क्या? बदाक्षर, पहला देखा जाए बदाक्षर व्यंजन।
बदाक्षर व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, यहां पे लिख सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर का सहयोग नहीं होता है, यानी इसमें भी स्वर का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी स्वर का योग नहीं होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? बदाक्षर कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आपने वर्ण को देखा, सेम उसी प्रकार वर्ण और बदाक्षर में कोई अंतर नहीं है, वर्ण और बदाक्षर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बदाक्षर में भी अगर देखा जाए, अगर बदाक्षर देखा जाए तो बदाक्षर में भी क्या आ जाएगा? क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है? बदाक्षर है। वैसे ही अगर आगे हम लोग देखें, वैसे क्या देखें? आगे देखिए मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर क्या होता है? यानी कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर का योग होता है, स्वर का क्या होता है? योग होता है, उसे क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है। ठीक है, मुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है। इसका भी अगर उदाहरण आप देखेंगे, इसका भी क्या करेंगे? उदाहरण देखेंगे तो आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। जैसे क्या हो गया? क, गलत हो गया, मुक्ताक्षर में हलंत नहीं लगेगा। क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि व्यंजन प्लस स्वर करेंगे तो क्या बनेगा? मुक्ताक्षर बनेगा। ये फार्मूला यहाँ भी लगेगा, सेम फार्मूला यहाँ भी यूज हो रहा है। व्यंजन प्लस स्वर की सहायता से क्या बनता है? मुक्ताक्षर बनता है। ये भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आगे देखा जाए, आगे क्या हो रहा है? आगे आपसे कुछ क्वेश्चन आ लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, आबद्ध, आबद्ध शब्द में बदाक्षर, ठीक है, अक्षर स्पेलिंग गलत है। आबद्ध शब्द में क्या लेना है आपको? बदाक्षर, हाँ, बदाक्षर। आबद्ध शब्द में बदाक्षर है, आपसे पूछ लिया, ठीक है। इसमें दे दिया पहला ऑप्शन, दे दिया कौन सा? पहला ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया क्या है? ओ है। दूसरा ऑप्शन दे दिया कि ब है। सी ऑप्शन क्या दे दिया? सी ऑप्शन दे दिया कि ध है। और डी ऑप्शन दे दिया कि द है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें आपका आंसर क्या होगा, ठीक है।
इसमें बदाक्षर क्या है बताइए? आबद्ध शब्द में बदाक्षर है। आपसे अगर कह दे कि आबद्ध शब्द में बदाक्षर है तो क्या बताएंगे? इसमें से आप बता सकते हैं कि आबद्ध शब्द में बदाक्षर क्या है? दोनों पूछ सकता है, बदाक्षर या मुक्ताक्षर, कोई भी पूछ सकता है। यानी यहां से एक मैं आप पॉइंट लिखाता हूं, यहां पे एक नोट लिख लीजिए, ठीक है? एक यहां पे नोट से लिख सकती है कि जो शब्द जुड़ता है वह सदैव मुक्ताक्षर होता है तथा जिस शब्द में जुड़ता है वह सदैव बदाक्षर होता है। ये एक नोट है, आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिट साबित होगा कि जो शब्द जुड़ता है वो सदैव क्या होता है? मुक्ताक्षर होता है, ठीक है? और जिसमें जुड़ता है वो बदाक्षर होता है। बस 2 लाइन आपको याद करना है, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि बदाक्षर क्या है, यहाँ पूछा है क्या आपसे बदाक्षर क्या है, तो यहाँ साफ साफ हमने लिख दिया है कि जो शब्द जुड़ता है वह सदैव मुक्ताक्षर होता है और जिसमें जुड़ता है वह बदाक्षर होता है। यानी ये किस में जुड़ा है? ये आबद्ध शब्द में ये बदाक्षर जो है किस में जुड़ा है? द के साथ जुड़ा है। यानी जिसमें जुड़ता है वही क्या हो जाएगा? बदाक्षर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि द हो जाएगा। ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर एक और क्वेश्चन आपसे हम ले लेते हैं कि संबद्ध में क्या होगा? संबद्ध, यहां से ये प्रश्न है आपके सामने कि संबद्ध शब्द में संयोजी और वियोजी और वियोजी की संख्या बताइए। इसमें आपको बताना है संयोजी और वियोजी। क्या बताना है? इसमें आपको बताना है कौन सा संयोजी है और कौन सा वियोजी है। आपको क्या बताना है? संयोजी और वियोजी बताना है। किस शब्द में? ये संबद्ध शब्द में। इसमें से बताना है कौन सा संयोजी है और कौन सा वियोजी है, ठीक है? यानी संयोजी, ये आपका क्या होता है? संयोजी का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ये होता है कि जिन 2 व्यंजन ध्वनियों के बीच में जिन 2 व्यंजन ध्वनियों के बीच में जिन 2 व्यंजन ध्वनियों के बीच में स्वर, जिन 2 ध्वनियों के बीच में स्वर नहीं आता है, संयोजी कहलाता है, ठीक है? ये है संयोजी। दूसरा क्या होता है? वियोजी होता है। क्या होता है? वियोजी होता है। अब वियोजी क्या होता है कि जिन 2 ध्वनियों, 2 व्यंजन जो व्यंजन, यानी कि जिन व्यंजन ध्वनियों के बीच में स्वर होता है, यानी कि जिन 2 व्यंजन ध्वनियों के
बीच में स्वर होता है, स्वर होता है, उसे वियोजी कहते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा के हिसाब से, इस परिभाषा के अनुसार आप बता सकते हैं कि इसमें संबद्ध शब्द में कितना संयोजी और कितना वियोजी है। ऑप्शन में आपका दे देगा, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी दे देगा 2 और 3, ऑप्शन सी में दे देगा 3 और 1, ऑप्शन डी में दे देगा 2 और 2। तो ऑप्शन आपका क्या होगा बताइए। ए बी सी डी अगर 4 विकल्प आपको मिल गया और एक शब्द दे दिया और पूछ लिया आपसे कि इसमें से उत्तर आपका कौन सा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, संबद्ध शब्द जो है, जो संबद्ध शब्द है, जो क्या है, संबद्ध शब्द जो है, इसको आप तोड़ेंगे तो देखिए 100 जो है, 100 प्लस 100, फिर क्या है, म है, फिर क्या है, क्या है, ब प्लस अ प्लस द प्लस ध प्लस अ। ठीक है, यहां देखिए यहां पर क्या है, यहां पे देखिए 2 व्यंजन है, इनके बीच कोई स्वर नहीं है। यहां पे 2 व्यंजन है और इनके बीच कोई स्वर नहीं है, यानी कि ब म और ब के बीच में कोई स्वर नहीं है। यहां भी द और ध है, कोई स्वर नहीं है। हमने क्या बताया था कि जिसमें स्वर नहीं आता है वो क्या कहलाता है, संयोजी कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजी कहलाता है, संयोजी कहलाता है। ठीक है, और जिसमें स्वर आता है, जिसमें स्वर आता है, देखिए देखिए जैसे ये है, ये आ गया, कौन सा, ये आ गया, इसमें क्या है, स्वर आ गया, इसमें क्या है, स्वर आ गया, तो ये क्या है, संयोजी, और ये भी क्या है, संयोजी। यानी कि जो आपका आंसर होगा ये आंसर डी होगा, यानी कि 2 स्वर है, जो 2 आपका संयोजी है और 2 क्या है, वियोजी है। समझ पा रहे हैं, ये आ गया आपका संयोजी और वियोजी हो गया। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जब तक आप डीपली नहीं जाएंगे, डीप नहीं पढ़ेंगे हिंदी को, जितना गहराई से पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन कहीं से पूछेगा आप तुरंत आंसर दे लेंगे उसका। ठीक है, तो यूपीएसआई यूपी पुलिस को इतना कम में न आकिएगा कि हिंदी बहुत जो है नॉर्मल आती है। हिंदी में इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे संयोजी वियोजी पूछ लेता है, मुक्ताक्षर पूछ लेता है, बदाक्षर पूछ लेता है, तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आगे चला जाए, आगे अगर देखा जाए तो आइए आगे देखते हैं। आगे अगर देखा जाए तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार सर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी उच्चारण के आधार पर जो है स्वर वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, जितने भी स्वर हैं, ओ है, आ है, ये ध्वनियाँ किस प्रकार से अपने मुख से निकलती है, उसको भी हम अलग अलग प्रकार से इसको बांट लेते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो वही है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि उच्चारण के आधार पर, मुख से उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, अगर सबसे पहले देखा जाए कंठवर, सबसे पहला अगर देखा जाए
सबसे पहला अगर देखा जाए कंठवर्ण, कंठ स्वर क्या होता है? सबसे पहले क्या देखा जाए? अगर कंठ स्वर को देखा जाए, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु कंठ को छूकर निकल जाती है, निकल जाए, उसे कंठ स्वर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कंठ स्वर कहते हैं। और कंठ स्वर में अगर देखा जाए तो क्या आता है बताइए? स्वर में अगर देखा जाए तो अ बोलिए, अ आप बोलिए, अ आ बोलिए, आ, ये क्या है? ये कंठ स्वर में आता है। ये जब भी आप बोलेंगे तो कंठ से, ये ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ स्वर से निकलती है। यानी कि कंठ स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा? अ होता है और आ होता है। फिर होता है तालव्य स्वर। अगर दूसरा देखा जाए क्या होगा? तालव्य स्वर। दूसरा अगर ले लेते हैं, दूसरा ले लीजिए, कौन सा? तालव्य स्वर, तालव्य स्वर। ठीक है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु इस तालु को, किसको? जीभ जो होती है, जीभ तालु के मध्य से, तालु के मध्य से निकलती है, जीभ और तालु के मध्य से निकलती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? तालु को छूकर निकलती है। तालु यानी जिन स्वरों के उच्चारण में वायु, जीभ नहीं, ये नहीं होगा, वायु जीभ नहीं, वायु तालु को छूकर निकलती है। क्या करती है? तालु को छूकर निकलती है, तालु को छूकर निकलती है, छूकर निकलती है। वो क्या कहलाते हैं? तालव्य सुर कहलाते हैं। जैसे कभी भी आप बोलिएगा ई हो गया, ई बोलिए, ई, आई, ये क्या है? ये तालव्य स्वर क्या है? ये क्या है? एक तालव्य स्वर है। ठीक वैसे ही प्रकार से अगर मूर्धा स्वर देखा जाए, क्या देखा जाए? मूर्धा स्वर देखा जाए। आगे आइए, देखिए मूर्धा शब्द। मूर्धा स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु जीभ और तालु के मध्य से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, मूर्धा स्वर कहलाता है। ठीक है, जिसे मूर्धा स्वर में एक ही होता है, क्या होता है? री होता है। क्या होता है? री। री को जब बोलेंगे तो ये तालु और क्या करता है? जीभ से होकर निकलती है वायु। ये क्या कहलाता है? मूर्धा स्वर कहलाता है। ठीक है, अगर आगे देखा जाए ओष्ठ स्वर, आगे क्या है? ओष्ठ स्वर।
अगला क्या है? ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर। आगे क्या है? ओष्ठ स्वर है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु ओठ को छूकर निकलती है, ओठ को क्या करती है? छूकर निकलती है, छूकर निकलती है। उसे क्या कहते हैं? उसे ओष्ठ, क्या बोलते हैं? ओष्ठ स्वर। जिससे ऊ बोलिए, औ बोलिए, क्या होता है? दो होता है, ऊ और क्या होता है? औ होता है। ये दोनों क्या होता है? ओष्ठ स्वर कहलाता है। दोनों क्या कहलाता है? ओष्ठ स्वर होता है। एक होता है, इसके अलावा एक और आता है, एक आता है कंठ तालव्य स्वर। ये क्या होता है? कंठ तालव्य स्वर होता है। ये क्या होता है? कंठ तालव्य स्वर होता है। ठीक है, क्या होता है? कंठ तालव्य। यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलके, कंठ और ओष्ठ ये दोनों से निकलता है। यानी कि ओ और क्या होता है? दोनों कंठस्थ होता है। ओ और क्या होता है? दोनों कंठस्थ होता है। समझ गए? इतना हो गया। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। जितना भी पढ़ाया गया है, आपको बताया गया है, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही डीपली जाके आपको बताया गया है। और जो भी बताया गया है आप एक फेयर बना लीजिएगा और फेयर पे इसको लिखना है। ये नहीं कि वीडियो हमने देख लिया और हमारा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, इसको आप प्रॉपर तरीके से अपना फेयर बनाइए, नोट करिए और इसे पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के बाद जो हमने वर्णमाला का क्वेश्चन कराया हुआ है उससे आप मिलाइए, क्या मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसको आप जब फेयर बनाएंगे, पढ़ेंगे तो सब आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।